अब बोलो। एक मिनट, उन लोग भी आ ही गया, जुड़ जाने दो, उन लोग को भी देख ले। तुम लोग कौन कौन इसमें लग रहा है कि स्तनधारी है? प्लेटिपस स्तनधारी है। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, आवाज मिल पा रहा है सबको ना? थोड़ा टेक्निकल दिक्कत था, एक क्वेश्चन तब तक चल रहे थे, आप लोग को भी साथ ले लिए। चलिए, सब लोग क्वेश्चन सुने। अब आप लोग ऑनलाइन वाले भी साथ सुने। पहला क्वेश्चन एक केवल चल रहे थे, आप लोग के दिक्कत के कारण आगे नहीं बढ़े, क्वेश्चन चले। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है? कौन स्तनधारी नहीं है? एंट ईटर, प्लेटिपस, आर्मेडिलो, प्यूमा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही। जल्दी से अब आप लोग आंसर दीजिए, ओके छोड़ दीजिए, अब आंसर लिखिए, जल्दी आंसर दो फटाफट। चलिए, डी 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 ई, चलो बहुत बढ़िया। हिंदी नाम सबका हिंदी में ही लिखा हुआ है, इंग्लिश थोड़े लिखा हुआ है। अरे इतना बढ़िया हिंदी लिखे है तो कहता है हिंदी नाम बताइए। चलिए सुनो, इंग्लिश नाम नहीं है, सबका हिंदी नाम ही है। देखिए, अभी हम लोग यही पढ़ेंगे। देखो करता क्या है ना, कई बार हमने देखा बीपीएससी तक में पूछा, दरोगा में क्वेश्चन पूछा है, कौन मछली नहीं, कौन स्तनधारी नहीं है। तो आपसे एक सामान्य रूप से वेल चॉइस में नहीं था पिछले बार जो एग्जाम हो। तुम अगर क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन बैंक तो चूंकि हम लोग के तो दिमाग में सब देख रहे हैं, तो वहां से लग रहा है कि पूरे दुनिया के जीव जंतु के बारे में सामान्य ज्ञान नहीं रखोगे तो किसी क्वेश्चन में तुमको पिक कर देगा। जल्दी ये बताओ, इसमें प्लेटिपस एक बत्तख था, याद है? और प्लेटिपस स्तनधारी है। कैसा स्तनधारी? अंडा देने वाला स्तनधारी। तो प्लेटिपस तो स्तनधारी है, ये तो ठीक। कौन स्तनधारी नहीं है? ये तो स्तनधारी है। अच्छा बताओ, एंट ईटर स्तनधारी है कि नहीं? हिंदी नाम एंट माने चींटी, ईटर माने खाने वाला। अभी यही दक्षिण अमेरिका में पढ़ोगे, वहीं की एक प्रमुख जीव है एंट ईटर, चींटी खाने वाला। आज हम कोशिश इसी में लेट हुआ, हम कहे कि नहीं आज जीव जंतु भी थोड़ा दिखाएंगे, तो सारे बच्चे फोटो देखने से थोड़ा ज्यादा चार्ज हो जाएगा। तो आपके फोटो ही कुछ वहां सेट कर रहे थे, लेकिन टेक्निकल फोटो से फोटो नहीं हो पाया, तो अगले दिन खैर उसको दिखाएंगे। अब एंट ईटर देख लोगे, उसको समझ लोगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा। तो एंट ईटर भी स्तनधारी है। ये सब प्राचीनतम जीव है, स्तनधारी प्राणी। ये चींटी खाने वाला सबसे प्राचीन है, स्तनधारी है। आर्मेडिलो, ये स्तनधारी है कि नहीं? आर्मेडिलो ये भी दक्षिण अमेरिका का ही, अभी जहां पढ़ रहे हो वहीं का एक जीव है। और आर्मेडिलो की खासियत क्या है? इंडियन कछुआ देखे हो, उसी टाइप का है, लेकिन इसकी खासियत कुछ अलग है। इसको कोई छेड़ेगा तो एक गोल गेंद बन जाता है लंबा, लेकिन छू दिया तो पूरा गोल गेंद हो जाएगा, फेंकते रहो, एकदम कठोर है। अभी गोल गेंद बनेगा, कैसे गोल गेंद बनता है ये भी दिखाएंगे। और ये भी स्तनधारी। क्वेश्चन है कौन स्तनधारी नहीं है? तो देखो 3 स्तनधारी। अब बोलो, प्यूमा स्तनधारी अगर नहीं रहेगा, प्यूमा स्तनधारी है कि नहीं? प्यूमा यह भी दक्षिण अमेरिका का है, शेर परिवार का ये जीव है। ये भी एक शेर जैसा, जस्ट लाइक बिल्ली से बड़ा कह सकते हो, बड़ा बड़ा जो है देखोगे, ये भी जीवों का शिकार कर लेता है। ये भी स्तनधारी। इसमें चारों स्तनधारी था। ये अलग बात है कि भाग्य अच्छा है, तुम लोग एक दो मारा था, कोई एक से अधिक सोचा, यहाँ आंसर था कोई नहीं, लेकिन लॉटरी लग गया, आंसर ये ठीक होगी, तो ये एक अच्छी बात हो गई। लेकिन हम लोग धीरे धीरे इस स्टेप को सीखेंगे। तो खैर अभी तो एक चूंकि लेट हो रहा था, तो हम आपको एक क्वेश्चन ट्रायल में चले, अब आगे का आज क्लास शुरू करें। देखिए, इसमें मानचित्र रखने से कोशिश क्या होती है कि आप एक्यूरेट देख पाते हो, लेकिन चलो आज मानचित्र नहीं लग पाया तो कोई बात नहीं, हम लोग उसके बारे में समझेंगे, पूरा ध्यान यहाँ पे देंगे सारे बच्चे। सुनो अब ध्यान से। देखे थे पिछले क्लास में, आपको जो चलना था, पिछला क्लास का कॉपी निकालो, कहां पे छोड़े थे? दक्षिण अमेरिका के
ऊंचे और नीचे क्षेत्र। चलो बहुत बढ़िया। अब सुन लीजिए सब कोई बढ़िया से ध्यान दो। दक्षिण अमेरिका के ऊंचे और नीचे क्षेत्र एक अच्छा सेक्शन है, इस पर प्रश्न रहेगा, इसलिए खूब बढ़िया से ध्यान देना। आप सभी को याद है कि यहां पर एक रेखा गुजरती है जिसको 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं। इसी कारण यहाँ एक देश था इक्वाडोर, याद आ गया। तो ये विषुवत रेखा है। पहले हम लोग देखो सारी बात को समझेंगे। विषुवत रेखा इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश होता है। इस अक्षांश की जो खूबसूरती है उसको सभी बच्चे ध्यान दोगे। देखो पृथ्वी में यह 0 डिग्री अक्षांश है। 23.5 डिग्री जो देख रहे हो एक कर्क रेखा है, और 23.5 नीचे आओगे तो यह मकर रेखा है। सूर्य की स्थिति हम बताए हैं कि कर्क से मकर, ये सूर्य की स्थिति बदलते रहती। सूर्य न कभी इससे ऊपर जाता है न इससे नीचे आता है। यहाँ पे एक लाइन है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां लाइन है 66.5 डिग्री साउथ। ध्यान देना बढ़िया से। ऊपर का जो 66.5 के ऊपर वाला जो भाग है, ये हमेशा यहाँ ठंड ही पड़ते हैं, यहाँ कभी गर्मी होते नहीं। इसीलिए दो अक्षांशों के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। अक्षांश के बीच का भाग क्या है? कटिबंध। देशांतर के बीच का भाग गोरे। गोरे ध्यान रखना, ये दोनों बात। दो देशांतर के बीच के भाग को गोरे कहते हैं, और दो अक्षांश के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। अब इसके टेम्परेचर के अनुसार से यह हमेशा ठंडा है, तो इसको शीत कटिबंध कहते हैं। ये जो देख रहे हो ये भी हमेशा ठंडा है, तो शीत कटिबंध। यह जो हिस्सा देख रहे हो ये सूर्य का मेन हिस्सा है, और इसीलिए इस हिस्से में गर्मी ज्यादा होती है, इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। लेकिन यहां जब सूर्य आते हैं तो यहां गर्मी होती है, जब सूर्य यहां आ जाते हैं तो यहां कड़ाके की ठंड पड़ती। इंडिया वाला ठंडा मत समझना, कड़ाके की ठंड, हड्डी जमा देने वाली ठंड पड़ती, और इसीलिए उन लोग डबल आनंद लेते हैं, एकदम शीत का भी और एकदम उष्ण का भी। तो इनको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये भी शीतोष्ण है, ये भी शीतोष्ण है। अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। इंडिया का आधा पार्ट नीचे और आधा पार्ट ऊपर है, तो इंडिया किस कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, कि उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंध में, कि केवल शीत कटिबंध में? देखो देखो नक्शा, इंडिया किस में आते हैं? उष्ण में कि शीतोष्ण में कि दोनों में? तो 23.5 इंडिया के बीच से गुजरती है और इससे ऊपर इंडिया है, तो इंडिया की वास्तविक पोजीशन तो दोनों में। लेकिन इंडिया में हुआ क्या है, ऊपर से टोपी पहना दिया गया, और ये टोपी हिमालय पर्वत है जो उधर से आने वाले कड़ाके की ठंडी हवा को रोक देता है। तो हम लोग बहुत ऊपर वाला ठंडा के आनंद नहीं ले पाते। हम लोग केवल सूर्य नीचे गया इसके कारण ठंडा का आनंद, नहीं तो ठंडा किसको कहते हैं? हिमालय हटेगा तो इससे थोड़ा ऊपर जाने पर समझ में आएगा, पूरे झील बर्फ जम जाते। जहां पे इंडिया का पोजीशन है उसके पैरेलल में अगर इधर वाले को देखोगे तो उन लोग की हड्डी कपाने वाली ठंड होती। हम लोग तो थोड़े बहुत ऐसे ऐसे किए, आग जलाए, मामला सही हो गया। तो इसी कारण इंडिया है दोनों में, लेकिन इंडिया को उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं। यहाँ हमेशा लगभग पंखा चलाते ही हैं, 2-3 महीना मुश्किल से बंद करते। अरे जब हमेशा तो चला ही रहे, और ठंडा भी पड़ा तो कई लोग पंखा चला के रजाई खींचे वाला भी, ऐसा भी कई लोग है। तो ये भी कई लोग रहते हैं। तो कंडीशन ध्यान दीजिए, यहाँ इंडिया का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उष्ण कटिबंधीय है। हाँ, ये बात क्यों समझा रहे हैं उसको सुन, क्योंकि जब तक ये नहीं समझे रहोगे तब तक तुम्हारा नेचर वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिक्कत करेगा। अब सुनिए यहाँ पे जो हम कंसेप्ट देने जा रहे हैं,
ये जो तुम देख रहे हो ना विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री कहते हैं, ये यहां से जा रहा है। इसकी एक स्पेशल खासियत, यहां सूर्य हमेशा नजदीक है और सूर्य की किरण लंबवत पड़ती, सीधा पड़ती। अब तुम ही बताओ, कोई हम सरफेस ले ले और इस सरफेस पर किरण सीधा पड़ेगा तो कम किरण आया कि ज्यादा? जो आया सरफेस पर पड़ा। लेकिन अगर इसी सरफेस पर हम किरण को तिरछा भेजते तो तिरछा भेजने में देखो 3 भेजे तो इसका 3 का 3 आके गर्म किया, अब 3 भेजे तो 1 आके गर्म किया। अगर तिरछा रहा तो कंडीशन दूसरा होगी। इसी कारण से हम लोग यहां पर जो देख रहे हो सबसे ज्यादा गर्मी होती। अगर कोई व्यक्ति विषुवत रेखा पर जिसका घर है और रह रहा है तो उन व्यक्ति में गर्मी के सहन करने के लिए ईश्वर अलग से उसके त्वचा में मेलेनिन अलग से डालते हैं। मेलेनिन का रंग ब्लैक होता है, काला होता है, इसीलिए ये व्यक्ति एकदम ब्लैक होंगे ताकि गर्मी को सुरक्षित कर सके। इनकी इतनी गर्मी टेम्परेचर होती है कि गर्मी से बाल तक घुंघरैला हो जाता है। तुम अगर आग के पास ऐसे बाल ले जाओ ना, नजदीक हो जाए तो जैसे घुंघरैला होगा ना, उतना गर्मी से यहाँ ऑटोमेटिक सबका रहता है। तुम्हारा तो गलती से 2 बाल होता है ना, यहाँ टोटल बाल ही बेचारा का वैसा। तो इस बेल्ट के रहने वाले लोग के लिए सबसे खतरनाक स्थिति, गर्मी सबसे ज्यादा। अब बताओ, एक सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी खासियत, गर्म होने से पानी वाष्प बने। तो यहां एक और सबसे बड़ी खासियत है, प्रतिदिन पानी, डेली पानी। हम लोग के यहां तो देखे होगा कि नहीं होगा, बरसात में होगा, जोड़ेंगे सावन और भादो, फिर कहेंगे अब नहीं। यहां डेली वर्षा, प्रतिदिन वर्षा। तो विषुवत रेखीय जो जलवायु होती है, इसकी खासियत हो गई बहुत अधिक गर्मी और डेली वर्षा। तो बोलो, इसमें हवा में नमी कम होगा कि ज्यादा? हवा में ज्यादा नमी होगी। अब बताइए सोच करके, पेड़ पौधा छोटा छोटा होगा कि बड़ा बड़ा? पेड़ को गर्मी खूब लगा, एकदम जब जैसे ही सूखने को हो गया, एक बार पानी मिल गया और डेली पानी मिल गया। तो अब जो वर्षा होगी, इस क्षेत्र की जो जंगल होंगे, इन जंगलों में ऐसे वृक्ष होते हैं जो डेली पानी पड़ने से कभी पत्ता नहीं गिराता। इसको सदाबहार वन कहते हैं। देखो, क्वेश्चन अब धीरे धीरे कंसेप्ट वाला जा रहा, तुमको धीरे धीरे पूछेगा सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पतझड़ वन जिसको कहते हैं। तो ये सब भूगोल में रटना नहीं, समझो। जहां पे खास मौसम बरसात का तो पेड़ पौधा ठीक है, फिर ठंड ऋतु आएगी तो पेड़ पौधा का जड़ थोड़ा डाउन होगा। गर्मी आने के पहले पेड़ अपने सब पत्ता रिन्यू कर लेता है कि गिराओ और नया हो जाओ, नहीं तो गर्मी यहां पड़ेगा तो हालत खराब हो जाए। तो उसको पतझड़ वन बोलते हैं। तो जो पेड़ में देखना कि पत्ता गिर रहा है तो उसका मतलब है कि उसको एक खास मौसम में पानी चाहिए। और जिस पेड़ में पत्ता नहीं गिर रहा है, समझना कि वो इस सदाबहार है, तो इसका मतलब उसको पानी खूब चाहिए और गर्मी खूब चाहिए, वो ठंडा में नहीं चलेगा। अब जैसे तुमको पढ़ाएंगे कि यहां पर एक मेन वृक्ष है रबर का पेड़, यहीं पर नदी है अमेजन बेसिन, और उस बेसिन में रबर का पेड़ सबसे ज्यादा होता है। हम लोग भी रबर लगाए तो गर्मी में लगाओगे रबर का पेड़ तो चलेगा, टिकेगा। ठंडा में रबर का पेड़ रोपोगे तो बेचारा पार हो जाए। हाँ, रोप दिए, बड़ा हो गया तो सरवाइव कर ले। अब यहां कंडीशन सुनिए, डेली वर्षा होगी तो बताओ नीचे से घास वगैरह छोटा छोटा होगा कि बड़ा बड़ा? बड़ा बड़ा होगा। और घास वगैरह जो बहुत बड़ा बड़ा होगा वो बहुत काम का नहीं होगा। अब बताइए, अगर डेली पानी पड़े, तुम्हारा जमीन ऐसे ही खाली, तुम लोग सुना होगा 3 चीज, वन, बागान, जंगल, ये सब नाम सुने हो? अच्छा, कोई बच्चे हमको बताएगा जंगल और वन में क्या अंतर? जंगल, वन और बागान में अंतर बता सकते हो कोई? या तीनों एक ही बात है? हाँ, नहीं सर, तो खड़ा हो तुम्हारे लिए, चल जल्दी खड़ा हो, बोल तीनों में अंतर क्या लग रहा है?
जंगल का मतलब बहुत सारा पेड़, बहुत हो, हर किस्म का पेड़ हो। अच्छा बहुत बढ़िया। वन एक किस्म का पेड़ रहे। अच्छा नहीं, मैंने मतलब बोल जो सोच रहा हूँ बोल एक किस्म नहीं, बहुत किस्म, लेकिन दूर दूर पर रहे। अच्छा वन में, अच्छा चलो आप बगान में। अच्छा फल लगाते हो, बगान होता है। अच्छा हम फल बहुत नजदीक नजदीक रोप दे बहुत, तब वो जंगल हो सकता है कि नहीं, वन हो सकता है कि नहीं, वन हो जाएगा। अच्छा तो वन बगान में अंतर। अच्छा बैठ जाइए। अच्छा चलो। अच्छा और कौन बच्चा बताएगा हमको, वन जंगल बगान इसमें अंतर कौन बताएगा। जंगल में और घना घना घास होता है, वन में सब साफ होता है डेली। अच्छा और बगान में तो एकदम गोल्डनिया लगाने लायक होता है। अरे वाह, बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है जी। चलिए बहुत बढ़िया रे। चलो खैर ध्यान दीजिए, खैर सुनो सुनो पहले। वन, अच्छा ये बताओ, पहले तुम ही बताओ हमको, रोड पर हम पेड़ लगाए दिए, तो ये बागान है कि वन है कि जंगल है। रोड पर पेड़ लगा दिए तो वन हो गया। अच्छा कितना को लगा, आम का पेड़ रोड पर लगाए, बोलो आम का पेड़ रोड पर लगाए, तो कितना को लग रहा है वन है, जल्दी हाथ उठाओ। वन। अच्छा आम का पेड़ हम रोड पर लगाए, कितने को लग रहा है बागान है, बागान है, वेरी गुड। कितने को जंगल लग रहा है, नहीं। वो इन लोग तो बड़ा जंगल का लगता है, बड़ा भयंकर कंसेप्ट रखा है। खैर अब सुनिए, ध्यान दो यहाँ पे। यदि वृक्ष लगाने का उद्देश्य आर्थिक होता है कि हम इससे आर्थिक प्राप्ति करेंगे, तो वो पेड़ जो आर्थिक उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं उसे बागान कहते हैं। अगर उसी पेड़ को, आम उम से नहीं मतलब है, अगर उसी पेड़ को इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि जिसमें पर्यावरण सुरक्षित रहे, आर्थिक लाभ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको वन कहते हैं। वन और बागान में अंतर है। जैसे हम अपने जमीन पे 20 आम का पेड़ लगाए तो हमने बागान लगाया, हम ही उसी 20 आम के पेड़ को सड़क के किनारे लगा दिया, तो मेरा उद्देश्य अब ये नहीं है कि सब फलेगा तो हम आदमी रख के इसको तोड़वाएंगे, पेड़ हो गया ऊंचा तो हम इसको कटवा देंगे तो सरकार जेल भेजेगी कि लगा दिया तो तुम्हारा हो गया, जमीन मेरा है। और इसको हम लोग वन कहते। तुम सारे बच्चे देखना, रोड किनारे आम का भी पेड़ लगेगा, और अगर सरकार लगा दे, कोई व्यक्ति लगा दे, तो वहां एक बोर्ड सरकार लगाती है, लिखा रहेगा वन विभाग, देखा है, तो वन में उसकी गिनती हो गई। और जो पेड़ वन विभाग लिख दिया, मतलब इसका उद्देश्य आर्थिक नहीं है। हम इसके लिए नहीं लगा रहे हैं कि फले, इसके लिए नहीं लगा रहा है कि लकड़ी मोटा होगा तो 3 लाख में एक पेड़ बिकेगा। इसको लगाने का उद्देश्य पर्यावरणीय है। तो पर्यावरणीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं वृक्ष लगाते हैं, किसी पेड़ को लगाते हैं, चाहे वो आम हो, अमरूद हो, कोई पेड़ हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन। अब तुम समझ रहा होगा कि हम लोग वन जो सरकार गिनती है, तो तुम कहीं भी पेड़ लगाए हो, सरकार सबको गिनती है। कई लड़का सोचता है कि नजदीक नजदीक रहेगा तब वन, ऐसा नहीं सोच, कितना दूर है। अगर उद्देश्य है कि आर्थिक प्राप्ति नहीं होगी तो वन, उद्देश्य है कि आर्थिक लाभ लेंगे तो बागान है। ये तो दोनों अंतर समझ गया। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो जंगल क्या है, जंगल क्या है। जंगल का मतलब ही होता है कि जब हम कुछ लगाते नहीं है, अपने आप होता है। तुम जमीन छोड़ दो, अपने आप पीपल का हो जाएगा, बरगद का हो जाएगा, कोई ऐसी घास हो गया, कुछ हो गया, अपने आप जो होता है उसको जंगल कहते हैं। बात सुनो, तीनों में कितना बड़ा अंतर हो गया। जंगल लगाया नहीं जाता, वन लगाया जाता, जंगल अपने होता है। तुम कई बार देखना, जमीन छोड़ दी, अब एकदम पूरे इधर उधर भर गया, तो आदमी कहता है कि बड़ा दिन से एकदम दलान पर नहीं कोई गया है, एकदम जंगल हो गया। ये आज साधारण बोलचाल की भाषा में है। गांव का घर बंद है, कोई खोला कैसा, एकदम जंगल होले, इतना पेड़ निकला। तो जंगल होले का मतलब तुम शेर और भालू वाला जंगल सोच रहा है। अपने पेड़ निकला तो उसको क्या कहोगे, जंगल। लगाए बिना उद्देश्य के लिए,
वन, और आर्थिक लाभ के लिए तो बगान। अब बोलो इन जगहों पर क्या होगा? जंगल। इन जगहों पर क्या है? जंगल। बोलो कैसा जंगल होगा? घना जंगल की विरल जंगल? घना जंगल, सबसे घना जंगल, और सबसे विश्व में सघन वन यहीं पर है। इस लाइन पे सबसे ज्यादा घना वन है। इसी कारण से अब बताओ, जंगल एकदम घना है तो इसमें ज्यादा रहने का चांस है सांप का, ये स्वाभाविक बात। इसीलिए इस अमेजन बेसिन में विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा रहता है। आप एनाकोंडा इंडिया में तो केवल सिनेमा और सांप देखते हो, इंडिया में अजगर से बड़ा मोटा कोई सांप नहीं होता। यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ 40 फीट के सांप है और आदमी के निगल गया है। यहाँ पूरा बड़ा जानवर को निगल गया। वो सब सिनेमा में जो तुम देखते हो वो सांप यहाँ का है, और यह दक्षिण अमेरिका के इस क्षेत्र का है, और इस एरिया को स्पेशल नाम देते हैं जिसको सेलवास कहते हैं। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन आना शुरू हो रहा। तुमको क्वेश्चन पूछेगा सेलवास है तो तुमको ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार जंगल है या वन है उसको हम लोग सेलवास कहते। सरकार भी कई पेड़ अब लगाने लगी है तो वन के नाम भी मिलते हैं। तो अब बताओ सेलवास में कैसा वन है? पर्णपाती या उष्ण इसमें सदाबहार कैसा वन है? सदाबहार। उसमें भी देगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार है, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार है, शीत कटिबंधीय सदाबहार है। जल्दी बोलिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। बोलिए क्लियर सबका? अब सुनो, यहाँ पे इससे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे फिर घास है बड़े बड़े, यहाँ पर भी थोड़े जंगल जैसा स्ट्रक्चर है, और इसको हम लोग लानूस कहते हैं। इसका नाम क्या है? लानूस। लानूस क्या है? घास का मैदान। तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ घास का मैदान है तो सेलवास में भी घास, सेलवास भी घास है। चूंकि डेली पानी पड़ रहा है तो घास होगा ही, जंगल में कौन साफ करेगा? डेली पानी पड़ेगा तो घास रहेगा ही। तो सेलवास भी घास का मैदान है, लानूस भी घास का मैदान है, और तुम्हें मालूम है पंपास भी घास का मैदान है। मालूम है ना? पंपास भी घास का मैदान है। अब तुमसे पूछा जाए निम्नलिखित में कौन भिन्न है, कौन भीम है? अब कहे चॉइस ए कैनोस, चॉइस बी इसमें लानोस, इसको कैंपोस दे दे, कैंपोस, लानोस, सेलवास, सेलवास, पंपास। आपसे कहे कि इसमें कौन भिन्न है? देखो जो बच्चे अब हमारे साथ समझोगे तब होगा कि हाँ सर कंसेप्ट आ गया। कंसेप्ट नहीं रखेगा तो रटते रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। हम अभी बताए ए लानोस है, एक कौन है? सेलवास है, एक कौन है? पंपास है। सब दक्षिण अमेरिका के ही घास के मैदान। अब तुमसे पूछ रहा है कौन भिन्न है? कैंपोस, लानूस, सेलवास, पंपास। जल्दी बोलो, कितने को पंपास लग रहा है? वो हाथ उठाओ। डी कितने बच्चे को लग रहा है? अच्छा, बहुत बच्चे को। ए कैंपोस कितने बच्चे को लग रहा है? वेरी गुड। देखो कैंपोस भी घास का मैदान है जो ब्राजील में है। ब्राजील के इस साइड में जो देख रहे हो इसको कैंपोस कहते हैं। कैंपोस भी घास का ही मैदान। लेकिन अब यही समझना है तुम्हें कि ये सभी जो घास के मैदान है यह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का। इसीलिए समझा रहे हैं, ये वाला जब तक बतवा नहीं क्लियर होगा तब तक दुख है। ये समझाने का उद्देश्य यही है कि तुम इसके स्टेप को मेन समझो। लानोस भी इसी के रेंज में आता है, तो पहले सुन लीजिए, थोड़ा और नीचे आएगा। अब ध्यान दीजिए, तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है सवाना, लानोस, कैंपोस, सेलवास, और तब दे रहा है पंपास। कौन है जी? तो सब था पंपास छोड़ करके। तुम लोग भारी ना ला के बहुत गलती करता है। फिर से एक बार और सुनो। तुम लोग को ये बनाए थे उद्देश्य एक ही है। देखो तुमको फिर से लास्ट बार सुना देते हैं।
जहां ठंडा गर्म दोनों होता है, ठंडा गर्म की बात, वहां घास के मैदान काम वाले होते। मतलब अगर शीतोष्ण वाला घास होगा तो वो घास जानवर के लिए बहुत उपयोगी होगा। जैसे पंपास है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, जैसे अमेरिका में प्रेरीज है, जैसे हम लोग यूरोप में पढ़ेंगे और एशिया में तो स्टेपीज है। ये सभी जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो वो सभी घास के मैदान काम लायक है, क्योंकि ठंडा गर्म दोनों है। बरसात एक खास मौसम में, गर्मी में थोड़ा बहुत पानी पड़ता है। लेकिन ये जो देख रहे हो ना, ये लोग भयंकर भयंकर घास, हम बोल रहे हैं घास, लेकिन सोचो कि यह है झाड़ी। तुम लोग गांव में देखा होगा घास दो तरह का है, एक छोटा छोटा घास तो बकरी चरेगी, और एक घास इतना बड़ा बड़ा उठ गया है जिसको हम लोग बिहार में झलासी कहते हैं। झलासी नाम सुना है? तो वो भी घास ही है। लेकिन अब तुम ही बताओ, झलासी भैंस खाएगा कि गाय? कोई नहीं। वो आदमियों के लिए मुश्किल है, काटने में भी रुपया लगता है। वो झलासी टाइप के घास इधर पाए जाते हैं, कोई काम का नहीं। इसको उष्ण कटिबंधीय घास कहते। तो अब इसीलिए उष्ण कटिबंधीय घास कम है, उपयोगी नहीं। शीतोष्ण कटिबंधीय बड़ा दुलरुआ है, उसको एकदम ध्यान रखना। तब बोलो, पंपास में और लानूस में क्या अंतर? लानूस उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उपयोगी कौन है? जल्दी बोलिए। पंपास उपयोगी है। एक कैंपस उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ब्राजील में है, उपयोगी नहीं है। सेल्वास उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उपयोगी नहीं है। और सेल्वास ये सदाबहार वन को भी कहते। बोलो, पहले इतनी बात एकदम क्लियर सबका? नीचे लिखिए। अब इसमें हम लोग शुरू करें। नीचे लिखा जाए, डैश देके, नीचे डैश देके लिख दो सिलवास। सिलवास लिख के डैश दे दीजिएगा। सिलवास काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिलवास अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है सिलवास आपके लिए। सिलवास सिलवास डैश देके लिख दीजिए। देखो, पहले हम तुमको समझा दें, तुरंत आपको याद हो जाएगा। सिलवास का मतलब क्या समझा? ये एक सदाबहार वन है। सदाबहार वन का मतलब क्या होता है? यहाँ पत्ते नहीं गिरते, नाम ही है सादा बहार, हमेशा बहारे। सदाबहार, पत्ते नहीं गिरते। कौन पेड़ में पत्ते नहीं गिरते? जिसको पानी खूब मिलता है। और पानी खूब कहाँ मिलता है? उष्ण कटिबंधीय। इस क्षेत्र में गर्मी कम की ज्यादा? ज्यादा, बहुत गर्मी, लेकिन पानी भी डेली, पानी भी प्रतिदिन पड़ता है। हवा में नमी कम की ज्यादा? ज्यादा। अब बीपीएससी सब क्वेश्चन देता है, लड़के हमारे डरपोक सब पढ़ के अगला क्वेश्चन देखता है, रटुआ लोग तो बना ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन क्या देख, सदाबहार वन की विशेषताएं होती है। चॉइस से वायु में अधिक आर्द्रता पाई जाती है। चॉइस भी अत्यधिक गर्म मौसम होता है। चॉइस से वर्षा अधिक होते हैं। देख रहा कैसे चल रहा है? अब जो लड़का पढ़े हुए वो तो हिम्मत करे, मूर्ख तो खाली क्या किया है, 4 गो उदाहरण रटा है। पर्णपाती वन के उदाहरण आम, अमरूद और जो है जामुन। वो खाली उदाहरण बैठ के रट रहा है। आम पर्णपाती वन है, आम पर्णपाती वन है। तो वो सब बीपीएससी में नहीं चलेगा ना, वो सब छुटकन के लिए। तुम लोग को एकदम वहां की विशेषता समझ लेना है कि जलवायु की स्थिति क्या रही होगी, और तब आंसर चलेगा। तो अभी जो लिखाएंगे सुन लीजिए लास्ट में। सिलवास दक्षिण अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है।
ये पहला लाइन एक बिल्कुल क्लियर हो गया। इस वन में जल्दी बता, पौधे छोटे कि बहुत ऊंचे? बहुत ऊंचे होते हैं, तो पौधे काफी ऊंचे होते हैं और सघन होते हैं, बहुत घना भी रहेगा। चलिए लिख दीजिए जल्दी से, सिलवास डैश पे लिख दीजिए। एक बच्चा पूछ रहा है, सांप जंगल से शहर आता, चूहा खोजने आता है। बाबू तुम्हारे घर में चूहा आ जाता है ना, उसको खोजने आता, नहीं तो जंगल में ही रह जाता। सांप हम लोग का शत्रु है कि मित्र है? मित्र है। किसान के अवसेंट में किसान की रखवाली करने के लिए सांप बनाया गया। किसान अपने घर में सोया है और चूहा फसल का ऊपर वाला काट काट के नीचे छेद में घुसाने लगता है, गोदाम बना लेता है। तो ईश्वर जान के बनाए सांप को कि नहीं मालिक है तो तुम इसकी रखवाली करना। अब कोई कोई चूहा बदमाशी करके ज्यादा फसल तोड़ लिया, तो चूहा पर एकदम सांप घुसा गया कि इतना तुम तोड़ा, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, और उसको खदेड़ने लगा और वो भाग के मालिक के घर में घुस गया। तो सांप कहा तुम कहीं रहो लेकिन तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत मालिक के नुकसान दिया। मालिक के घर में वो भी चूहा मारने आ गए। अब मालिक की नजर पड़ गई तो कहा कि अरे तुम इधर क्या कर रहा है, उस सांप को ही मार दिया। सांप मालिक को काटने थोड़े आया था, वो तो अपना पर्यावरण संतुलन का उनकी जो ड्यूटी है जो कर रहा, तो इसीलिए उससे परेशान नहीं होना। अब बाकी यहाँ सबसे बड़ा सांप कौन सांप है? एनाकोंडा। क्या एनाकोंडा इंडिया में है? नहीं, इंडिया में आएगा तो चल ही नहीं पाएगा। एनाकोंडा सांप को चाहिए खूब पानी, वजन ज्यादा है ना, इन वनों में उसके लिए आराम है, इन वन में वो रह सकता है। तो चलिए जल्दी से लिख दीजिए, सिलवास डैश के दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन सिलवास कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन सिलवास कहलाता है। सिलवास कहलाता है, सिलवास कहलाता है। नीचे डैश तक लिख दो, सिलवास, सिलवास में काफी सघन वन, सिलवास में काफी सघन वन और ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। और काफी ऊंचे कर दो, और काफी ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, काफी ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। काफी ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए नीचे दूसरे कलर के पेन से हेडिंग दे दो, दक्षिण अमेरिका के, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर ऑब्जेक्टिव बनता है आपसे, ध्यान दोगे तो आराम से बना दोगे सब। अस्तार लगा के लिख दीजिए, दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। पहला नंबर लिख दो, पहला नंबर पंपास, और लिख दिया। वही हम चेक कर रहे थे, वही चेक कर रहे थे कितना लोग नालायक है इसमें। ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जी। अब तब तुम लोग खाली कान और हाथ चालू रखा, दिमाग स्विच ऑफ, और इसको भी चालू रखेगा ना। हम जान के देखे कि पंपास बोलते हैं, लिखता है कि नहीं। पंपास उष्ण कटिबंधीय है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उष्ण में ये सब ना आएगा जी, जो किसी काम का नहीं है। उष्ण कटिबंधीय बहुत उपयोगी घास का मैदान नहीं होता है, तो इसके पंपास नहीं लिखना। चलिए पहला नंबर लिखो, लानोस, लानोस। दूसरा नंबर लिख दो, सिलवास, सिलवास में भी घास पाए जाते हैं, चूंकि जंगल ही है, डेली पानी पड़ेगा। लानोस, सिलवास। और तीसरा नंबर लिख दीजिए, कैंपोस, कैंपोस, कैंपोस। जल्दी कैंपोस के ब्रैकेट में लिख दो, बोलो कैंपोस कहां है? ब्राजील।
कैंपोस कहां हो गया? ब्राजील। कैंपोस ब्राजील। सिल्वास ब्राजील के उत्तर, ब्राजील के उत्तर साइड में हो गया, बाकी इधर इक्वाडोर वगैरह सेक्टर भी आएगा। ब्राजील के उत्तर। और लानोस वेनेजुएला, लानोस वेनेजुएला, वेनेजुएला। अब देखो तुमको सिर्फ 2-3 और पढ़ना है, बस उष्ण कटिबंधीय खत्म हो जाएगा। इसमें उष्ण कटिबंधीय बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे उष्ण कटिबंधीय रटता ही नहीं, वो खाली 4 गो घास के मैदान रट के एकदम बीपीएससी के लिए फॉर्म में आ जाता है। डाउन्स, पंपास, प्रेरीज और स्टेपीज, इतना में तो देखता है कि अब क्या क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रखना, उतना जो तुम याद किया वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। बाकी अभी जो याद करा रहा है ये काम लायक बहुत नहीं है, लेकिन घास का ही मैदान है, उष्ण कटिबंधीय है। और जल्दी याद करो, इसमें उष्ण कटिबंधीय लानोस, सिल्वास, कैंपोस। जब तुमको हम अफ्रीका पढ़ाएंगे तो वहां पे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते। वहां पे क्या कहेंगे? सवाना। जैसे ही आएगा सवाना का ना, समझ गए सर, सवाना एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, लेकिन किस महादेश में? अफ्रीका में। अभी अफ्रीका नहीं है इसलिए उसको छोड़ रहे। ये तीनों नाम सबका क्लियर हो चुका है। हाँ, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट ध्यान दीजिए, पंपास आप लोगों को पूरा डिटेल पढ़ा चुके हैं। पंपास तो लिखा हुआ है ना, इसलिए पंपास छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सबको ही, यहाँ अब आपको थोड़ा सा समझना है, वह है 2-3 झील आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला आपको एक झील सुन लीजिए। आपसे पूछा जाए कि बताओ दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील कौन है? जल्दी बोलो। अरे तुम लोग बड़ा और ऊंचा नहीं समझते हो। हम क्या पूछ रहे हैं? सबसे बड़ा झील कौन है? तो टिट्टी काका। टिट्टी काका, काका ऊंचा है, बस हम टिट्टी काका ऊंचा है। हम तुमसे पूछ रहे हैं सबसे बड़ा झील कौन? तो तुमको अभी हम फिर चेक करेंगे पढ़ा है कि नहीं घर में। हम अभी आंसर बता दें। सबसे बड़ा झील है माराकैबो झील, और तुमको माराकैबो एक बंदरगाह है, उसकी बात पढ़ा चुके हैं। अब तुम बताओ माराकैबो किस देश में? फिर इक्वाडोर करता है। रे हद कर दिया तुम लोग। तुम लोग को माराकैबो लिखाए भी हैं, जल्दी बोलो। माराकैबो एक बंदरगाह था, स्पेशली लिखाए हैं कि सबसे लास्ट कॉर्नर पे पकड़े हुए। कहा? वेनेजुएला। और ये माराकैबो लेक इसका सबसे बड़ा लेक। दूसरा एक इंपॉर्टेंट लेक है यहां पर जिसको पोपो लेक कहते हैं, पोपो झील। ध्यान दो, पोपो झील। तो पोपो झील छोटा झील है और सबसे ऊंचा में नौकागम्य झील, नाव चल सकता है उस झील में, ये सबसे ऊंचा है और इसका नाम है टिटिकाका। जनरली लड़के केवल टिटिकाका ध्यान रखता है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में कम से कम 3 झील आपको ध्यान रखना है, पोपोका, टिटिकाका और कौन? माराकैबो। तो बताओ सबसे बड़ा कौन हो गया? माराकैबो झील। टिटिकाका में क्या हो गया? सबसे ऊंचा। टिटिकाका झील कहाँ है? बोलीविया और पेरू दोनों के तट पे स्थित है। बोलीविया और पेरू ये दोनों के तट पर स्थित हो गया कौन सा? टिटिकाका। इसमें पोपो झील कहाँ है? तो ये भी बोलीविया में ही स्थित है, थोड़ा सा और ऊपर है। पोपो झील बोलीविया में ही स्थित है। तो आपसे कभी भी पूछे कि बता पोपो झील बोलीविया, टिटिकाका बोलीविया एंड पेरू, और माराकैबो झील जल्दी बोलिए वेनेजुएला। ये सबसे बड़ा झील कौन है? माराकैबो। सबसे ऊंचा टिटिकाका। तो नीचे जल्दी से हेडिंग दे दो, दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के प्रमुख झील, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख झील, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख झील। चलिए पहला नंबर लिख दो, स्टार लगा दो, ये थोड़ा दुलरुआ ज्यादा है। टिटिकाका झील, टिटिकाका झील, टिटिकाका झील। ध्यान रखना कि काका के ठीक सबसे ऊपर,
काका का ठीक सबसे ऊपर, तो ये सबसे ऊंचा है, डैश देके लिख दो। टिटिकाका झील में डैश देके। टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू, टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू, बोलीविया और पेरू के तट पर स्थित है। बोलीविया और पेरू के तट पर स्थित है। बोलीविया और पेरू के तट पर स्थित है। नीचे उसी में लिख दीजिए डैश देके, उसी में डैश देके लिख दीजिए। टिटिकाका झील विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है। टिटिकाका झील विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है। विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है। अरे नौका नौका, ये क्या कर रहा है? नौका नौका रे, नौका गम्य, गम्य मने गमन करने वाला, जिस झील में नाव चल सके। अरे झील तो बहुत सारा ऊंचा में होगा, कहीं ज्वालामुखी ही है तो उसी में पानी जम गया तो ये भी झील है, क्रेटर झील कहते हैं, लेकिन इस झील में नाव नहीं ना चलेगा। टिटिकाका झील बहुत ऊपर में है, इंडीज पर्वत पर है, लेकिन इसमें नाव चल सकता है, इसीलिए इसको नौका गम्य कहते। अब नौका नौका समझ में आया? नौका गम्य का मतलब क्या हो गया? जिस झील में नाव चल सकता है। तो टिटिकाका झील विश्व का सबसे ऊंचा नौका गम्य झील है। चलिए नीचे हेडिंग दूसरा नंबर लिख दो, पोपो झील। पोपो झील, पोपो झील डैश तक लिख दीजिए। यह झील बोल कहा? बोलीविया में स्थित है। यह झील बोलीविया में स्थित है। बोलीविया में स्थित है। ये सब देखो परमानेंट ध्यान रखना है। टिटिकाका तो ये बोलीविया और पेरू। जैसे ही कहेंगे पोपो तो ध्यान रखना कि छोटा बच्चा को घर में लोग बोलता है बोलो बोलो बाबू पापा, पापा बोलो, तो बोलो से ध्यान रखना बोलीविया। पोपो बोलेंगे तो तुम पापा समझना, कहना छोटका के बोलते हैं ना बोलो बोलो क्या, तो पापा बोलो मने बोलीविया। कभी भी पूछेगा पोपो लेक, कहना ओ पापा बोलो बोलो, तो बोलीविया। मार दिया, ठीक दिमाग में आ गया सबका ना। चलिए तीसरा नंबर लिख दीजिए, मरकैबो झील या माराकैबो लेक लिख दीजिए। हाँ एक लिम्पोपो भी है लेकिन इसमें नहीं है अभी। लिख दीजिए माराकैबो लेक, माराकैबो झील। बोलो माराकैबो झील में क्या बताए? दक्षिण अमेरिका का माराकैबो लेक सबसे बड़ा झील है। और माराकैबो झील कहाँ है? वेनेजुएला में। तो लिख दीजिए जल्दी से, माराकैबो झील, माराकैबो झील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील है। माराकैबो झील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील है। यह झील वेनेजुएला में स्थित है। यह झील वेनेजुएला में स्थित है। यह झील वेनेजुएला में स्थित है। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख नदी। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख नदी। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख नदी। चलिए सुनते हैं सब लोग, बढ़िया से ध्यान देना। दक्षिण अमेरिका में एक नदी है जो एंडीज पर्वत से निकल करके एकदम सीधा एक अटलांटिक महासागर में गिरती है
और इसी रिवर का नाम क्या है? अमेजन नदी। इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? अमेजन। अमेजन बताओ, पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन रहेगा। अमेजन नदी गुजरती है, अब तुमको क्वेश्चन देगा कैंपोस क्षेत्र से, लानूस क्षेत्र से, सेल्वास क्षेत्र से, पंपास क्षेत्र से। जल्दी बोलिए। सेल्वास क्षेत्र से गुजरती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ सेल्वास था, याद आया सबको? तो अमेजन रिवर सेल्वास क्षेत्र से गुजरती है। ये तो लाइन क्लियर हो गया। यह नदी जिस क्षेत्र में है, बोलो वहां गर्मी कम है कि ज्यादा? ज्यादा। फिर भी पानी कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। वर्ल्ड में इससे ज्यादा पानी किसी रिवर में नहीं। बात सुनोगे? क्यों है? समझ गए होगे। विश्वतीय क्षेत्र है, यहाँ डेली पानी पड़ता है। अभी ना समझाए थे जी। देखो, बातों को दिमाग में कंसेप्ट से बैठा, परमानेंट याद हो जाएगा। इसीलिए अमेजन रिवर अपवाह के दृष्टि से, अपवाह मीन्स बहाव के दृष्टि से, फैलाव की दृष्टि से, चौड़ाई की दृष्टि से विश्व में पहली सबसे बड़ी नदी। बात सुनेंगे पहले ध्यान से। कभी भी क्वेश्चन आए, अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तुमको कहना अपवाह माने नदी में पानी की दृष्टि से कहना, पानी वही रहेगा जो विश्वतीय क्षेत्र होगा, वहां डेली पानी पड़ेगा और प्रतिदिन पानी पड़ेगा, तो इसमें पानी बहुत ज्यादा जाएगा। और इसी का यहां देखते हो, पटना में एक दिन पानी बढ़िया से पड़ता है तो आधा फुल पॉइंट मोड़ के पार होते, देख रहा है ना कंडीशन। और वहां तो डेली वर्षा है, शाम होते होते पानी पड़ना ही है, उदम राइट टाइम बना हुआ है। दिन में गर्मी, शाम में खूब वर्षा। और इसीलिए अपवाह दृष्टि से वर्ल्ड का प्रथम नदी है। थोड़ा सा से चूक गया लंबाई में, दो बात अलग अलग है। कभी भी तुमको लंबाई की बात देगा तो वो अलग है, अपवाह फैलाव है। भारत में भी अगर पूछे अपवाह की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र ज्यादा पानी उधर से खींचता है। उसी तरह से वर्ल्ड में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन है। लंबाई में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। पहला लार्जेस्ट रिवर कौन है? नील। लगभग कितना लंबाई? तो लगभग 6600 किलोमीटर है। यह भी कम नहीं है, 6500 ये भी ठेकाए हुए। ये मत समझना सेकंड है तो बहुत है, थोड़ा सा से ही चूक गया, नहीं तो दोनों में फर्स्ट रहा। तो नील नदी इससे बस थोड़ा ही सा ज्यादा। अब देखो, बच्चे को पहले कोशिश रखना, 3 रिवर तो सारे बच्चे को याद रहे, तीसरा याद रहता नहीं सबको। पहला नंबर तो नील है, दूसरा अमेजन है, बता दो तीसरा कौन है? वेरी गुड, चीन की रिवर है यांग टेसी क्यांग। ये वर्ल्ड का थर्ड सबसे लार्जेस्ट रिवर है। 3 दिमाग में एकदम सेट रखना, पहला नील, दूसरा अमेजन, तीसरा यांग टेसी क्यांग। बोलो क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिए, अमेजन से और भी कुछ क्वेश्चन आए। पहले ये बताओ, अमेजन नदी किस देश से निकलती? देखो देखो बढ़िया से, जल्दी बोलो, अमेजन किस देश से निकलती है? अरे नालायक, यहाँ पेरू कंट्री है, देश भूला गया है। हाँ, कौन सी रिवर है? पेरू। पेरू के पास इंडीज पर्वत से निकलती है और कहा जाती है? अटलांटिक महासागर में गिरती। क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई बार बच्चों का ब्रेन चेक करता है कि दिमाग रखा है कि तोता है। सुन लो, तोता वाले लोग का यही हाल है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन। अब क्वेश्चन सेटर आजकल कितना तेज है वो सुनो। हम एक जगह का क्वेश्चन देखे तो मन ही मन मुस्कुराए कि बाहर सेटर क्वेश्चन दिया, अमेजन प्रवाहित होती है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, दक्षिण से उत्तर। जल्दी बोलिए। अब जो लड़का नक्शा नहीं पढ़ा है वो खाली वो लिया किताब, मारा रट्टा। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट अमेजन है, पहला नदी, लंबा नील है। अब तुमसे क्वेश्चन सुनो, कितना घूमेगा वो सुनो। दोनों में अंतर है। जब तुमको नील पढ़ाएंगे तो नील नीचे से ऊपर जाएगा, दक्षिण से उत्तर, और यह पश्चिम से पूरब। और आजकल जो अच्छा सेटर है वो कहेगा विश्व में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है।
जान के नील भी दिए रहेगा कि जो लड़का ये नहीं जानेगा कि नील बहती कैसे है तो वो तो रटे रहेगा विश्व की सबसे बड़ी नदी नील, मारो नील कंफर्म। आई दक्षिण से उत्तर जा रही थी, क्वेश्चन तो पश्चिम से पूरब कर दी। तो क्वेश्चन में तुमको डायरेक्शन आजकल देने लगा है, इसीलिए नक्शा बढ़िया से पकड़ना होगा। अब सुनो एक अच्छा प्रश्न है, इससे लेवल अगर हाई करें, देखो यूपीएससी दोगे तो अमेजन का एक एक सहायक तक पढ़ना होगा, बीपीएससी दोगे तो कम से कम 3-4 सहायक क्लियर करना होगा। आप बाकी रेलवे उलवे दे रहे हो तो एक लाइन काफी है, अपवाह से प्रथम, लंबाई में दूसरा, नक्शा उक्सा नहीं, अगला क्वेश्चन। बात समझ रहा, सबका एक स्टेप होता है ना, स्टेप वाइज धीरे धीरे आपका बढ़ता है। अब जल्दी बताओ क्या बच्चे जानते हैं, हम चेक कर लें। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? वेरी गुड, देखो एक बच्चे का आंसर आ रहा है, कौन बोल रहा है? मेडीरा। मेडीरा अमेजन की उत्तर सहायक नदी है कि दक्षिण, दाई की बाई? बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन पूछेगा, अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडीरा है, और मेडीरा कहां से सहायक है? दक्षिण से। दक्षिण सहायक सबसे बड़ी नदी है कौन? मेडीरा। मेडीरा के बगल में जानते हो कौन है? इन नदी का नाम इतना बढ़िया है ना कि कभी कभी देखो क्वेश्चन कई बार नाम से ही पूछ लेता। इसका नाम है पुरुष नदी, महिला नहीं, पुरुष। कई बार तो क्वेश्चन ऐसा रहता है ना कि दे देगा जो है, अब सेटर अगर बहुत तेज निकला ना तो जान के क्या करेगा, कहेगा दक्षिण अमेरिका में अमेजन का, या ये भी नहीं देगा तुमको, दे देगा दक्षिण अमेरिका में एक प्रजाति के नाम से एक सहायक नदी है, वो किसकी सहायक? अब जान के वहां पर तुमको अपने सोचना होगा, जान के ओरिनी को चॉइस दे देगा, परागवे, पराना, अमेजन, चॉइस तेरा। तुमको अपने सोचना है कि पुरुष, जनरली नदी महिलाओं के नाम से होती। भारत में भी ब्रह्मपुत्र, पुत्र लगल है, महिला में पुत्र नदी में जल्दी नहीं लगता, नदी स्त्रीलिंग है और उसमें पुत्र लगा हुआ। बाकी कम ही देखोगे इंडिया में भी। अरे एक करके वो देखे क्वेश्चन ऐसा दे दिया, कौन ऐसा भाषा है जो भोजन भी किया जा सकता है, खाया जा सकता है? अभी तो चॉइस था तो भाग मनाओ, चीनी। अरे चीनी नहीं खाते हो, चीनी भाषा भी है। अरे चीनी भाषा नहीं है तो चीनी खाते भी हैं। तो ये तो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ होता है ना कि खाली टीचर बेस्ड नहीं रहे, तुम केवल टीचर बेस्ड नहीं बनो, इसको ठीक रखो कि कुछ देता सोचे। अच्छा, भारत का कोई भाषा जो खाया भी जा सकता है? भोजपुरी, इतना बढ़िया पूरी मिल रहा है रे, देख रहा है, भोज है पूरा पूरी खाने का। तो खैर बात सुनेंगे, ये सब तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है जिसको बढ़ाओगे। तो अब हमें ये बता दो, अमेजन की एक सहायक नदी जो उत्तर से इसकी सहायक नदी, जल्दी बोलो। एक तो मेडीरा, एक तो पुरुष, एक नदी बोलो जो अमेजन की उत्तर सहायक नदी, बोलो। चलो, और जेपुरा, वेरी गुड। ये उत्तर की एक प्रमुख सहायक नदी का नाम क्या है? जेपुरा। सुन लो पहले, बीपीएससी में 4-5 तक पहुंच जाओगे तो हो जाएगा, आईएएस करने बैठोगे ना तो अमेजन एक दिन चलेगा, 18 नदी इसके सहायक ध्यान करना पड़ेगा। एक यूपीएससी के बच्चे को ही होता है कि उसको कब कहां का राजदूत बना देंगे, क्या मिलेगा, और तुमको यहां भेज देगा और कुछ जान ही नहीं रहो तो मालूम चलेगा वहां बैठ के रो रहा है कि हमको कहां भेज दिया, कुछ समझ में ही नहीं यार। पूरा बिना गए तुमको इतना पढ़ना है कि भेजे तो अंदर अंदर उत्साहित रहो कि ओ ये नदी था, ऐसा क्षेत्र था, वहां ऐसा मौसम होगा, वहां ये चीज होगा। कहीं गए तो थ्योरी जान रहा, प्रैक्टिकल केवल करना, ये चीज वहां पर तुम्हारा मेन कोशिश की जाती है। तो खैर चलिए जल्दी से अभी अमेजन हम लोग जल्दी से लाइन अप करते हैं। नीचे लिख दीजिए जल्दी से, अमेजन नदी। मूड बना ही रहे हैं तुम लोग को, बिना आईएएस कराए थोड़े छोड़ेंगे, इतना पसीना गिरा कह रहे हैं, धीरे धीरे तुम लोग को। लेकिन एक ही बार यूपीएससी करेगा तो रणछोड़ दास बनेगा, बीच में भाग चलेगा। इतना पढ़े रहेगा ना तो अगला में थोड़ा बढ़ेगा भी तो कहेगा ना अब ठीक है बढ़ा लेना। एक ही बार में जब भागेगा ना तो फिर कई लोग वही होता है, दिल्ली गया और एक बार में नदी 18 मिला, वो कहा चल घूमने, अब डेली घूमना ही ठीक है। वो पहले ही समझ जाता है कि मेरे रेंज से बाहर का ही दुनिया। तो थोड़ा समस्याएं तो होती है, तुम लोग एकदम धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ रहे हो, जो उचित है, सही है। चले नीचे,
अमेजन नदी, हेडिंग दे दी है सबको, नीचे डैश दो और स्टार लगा के लिखो अमेजन नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में पेरू के निकट एंडीज पर्वत से निकलकर एंडीज पर्वत से निकलकर पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। नीचे स्टार लगा के डैश दे के लिख दीजिए अपवाह की दृष्टि से, अपवाह समझ गए सब कोई, बहाव, अपवाह की दृष्टि से अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह की दृष्टि से अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नीचे डैश देके लिख दीजिए लंबाई की दृष्टि से नील नदी के बाद अमेजन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अमेजन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चौड़ाई देखो हर जगह बदलते रहता है, इसलिए चौड़ाई का क्वेश्चन नहीं आता। लंबाई हम लोग माप सकते हैं, चौड़ाई कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, पहाड़ी है तो और कम हो गया, इसलिए लंबाई आपको ध्यान रखना है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ब्रैकेट में कर लो लंबाई बराबर, बोलिए विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबाई लगभग में बोलो कितना हो गया, हाँ लंबाई लगभग 6500 किलोमीटर। अरे लगा भागा मत करो, देखे हाँ, अरे लगा भागा बराबर इसको कहते हैं। आप बराबर के पैर हाथ तोड़ दोगे तो इसको लगभग पढ़ते हैं, पढ़ने आना चाहिए। कई लोग सोच रहा कि फैशन में सर ऐसे करती, ये फैशन नहीं है जी, इसको क्या पढ़ते हैं लगभग। ऐसे करेंगे तो समझना ही लगभग है, ऐसे करेंगे तो समझना बराबर है। तो लगा भागा मत करना, जब बोलेंगे लगभग तो ऐसे करना। चलिए तो लगभग 6500 किलोमीटर है, लिखा गया सबसे नीचे डबल स्टार लगा के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी, अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी, अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा है। मेडीरा है, मेडीरा है जो अमेजन की, मेडीरा है जो अमेजन की, जल्दी बोलो सारे बच्चे देख करके, दक्षिण सहायक नदी है कि उत्तर, जल्दी बताओ। दक्षिण, तुम बता दो, नहीं खड़ा हो, दूसरा क्वेश्चन हो गया। चल जल्दी बताओ, मेडीरा अमेजन का दाएं सहायक नदी है कि बाएं, कोई नहीं बोलेगा, इसको सोचने दो। दक्षिण उत्तर नहीं है, बर दाया सहायक है कि बाया, दाया, दाया, हाँ बहुत बढ़िया, गुड, बैठ जाइए एकदम सही। अरे कुछ नहीं करना, जिधर नहीं नदी बह रही है उसी पर सूझ जाओ,
उसी पर मन ही मन सोचना है। आप दोनों हाथ फैलाओ, बोलो ये दाया है कि बाया, दाया ऊपर वाला बाया, यही करना होता है। कई बार दे देता है दाएं सहायक नदी है, बाएं सहायक नदी है, तो अपने से पकड़ना है। तो लिख दीजिए, जो क्या लिखा, जो अमेजन की दक्षिण दक्षिण ब्रैकेट में दाएं सहायक नदी है, दक्षिण ब्रैकेट में दाया सहायक नदी है, दक्षिण ब्रैकेट में दाया सहायक नदी है, दाया सहायक नदी है। नीचे डैश देखिए, अमेजन की दूसरी दाएं सहायक नदी पुरुष नदी है। अमेजन की दूसरी दाया सहायक नदी पुरुष नदी है। अमेजन की दूसरी दाया सहायक नदी पुरुष नदी है। दूसरी दाया सहायक नदी पुरुष नदी है। नीचे डैश देखिए, अमेजन की बाएं प्रमुख सहायक नदी, अमेजन की बाया प्रमुख सहायक नदी, अमेजन की बाया प्रमुख सहायक नदी, बाया प्रमुख सहायक नदी बोलो कौन है, जेपुरा नदी है, जेपुरा, जेपुरा नदी है, जेपुरा नदी है। अब कभी देखो कुछ नहीं देगा, केवल दे देगा कि पुरुष किसकी सहायक नदी, जल्दी बोलिए, अमेजन, पुरुष अमेजन की सहायक नदी थी। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी, जल्दी बोलिए, मेडिरा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। यह रिवर ऐसे से ऐसे जाती है, इसका नाम है ओरिनिको रिवर। ओरिनिको रिवर पर एक खासियत है जो अभी समझाएंगे। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है कैरो। सहायक नदी का नाम क्या है, कैरो। कैरो सहायक है किसका, ओरिनिको का। और इसी कैरो पर विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात स्थित। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों का छोटे विंग के एग्जाम में बच्चों को क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का है, तो वो बच्चा रटा हुआ है एंजिल जलप्रपात। अब उसके बाद के लेवल का क्वेश्चन क्या है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है, तो कैरो। और लेवल का क्वेश्चन, कैरो किसकी सहायक नदी, अमेजन कर रहा है नालायक, ओरिनिको। तुम लोग अभी अमेजन में घूम रहा है। कैरो किसकी सहायक नदी है, ओरिनिको। ओरिनिको रिवर अभी हम लोग चलेंगे। खैर अभी और भी कई नदी, पराना, पराग्वे, उरुग्वे सब रिवर है, तो सब यहाँ नीचे के भी रिवर देखेंगे। सुन लो, उसके बाद जानवरों से भेंट कराएंगे। आर्मेडिलो कैसे गेंद बनता है, एंट ईटर से भेंट कराएंगे, प्यूमा से भेंट होगा। तो अब अगले दिन सब जानवर उनवर से भेंट करके फिजिक्स रखें कि कल भर भूगोल निकाल ले। कल भूगोल ही निकाल देते हैं, कल दक्षिण अमेरिका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको। हम मेन कोशिश हो रही है कि जो पढ़ा दे वो एकदम पच जाए। अरे ऐसा पढ़ाने से क्या फायदा कि 50 लाइन लिखो रे लिखो रे लिखो। हम वो पतरा खोल ले और शुरू हो जाए, और तुमको भी इतना लिखा दे कि अंदर अंदर गुरनाओ की अपने यादें ना या हमारा इतना लिखा दे, वही ना होगा जी। एकदम लगे कि ना जितना है एकदम पच जाएगा, फिर तुम्हारा सही है। तो चलिए खैर, कल हम लोग फिर मिलते हैं। कल के क्लास हम लोग इससे आगे चलेंगे। आज का क्लास यहीं तक पचा लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, शुभ रात्रि सभी को।